जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए और सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट हम लोगों ने एक विभाग बनाया और विभाग का काम था कि सभी विभागों से तालमेल बनाना, कोलैबोरेशन करना कि आखिरकार क्या ज़रूरत है अगर हम कुछ काम करते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जहां देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहीं धार्मिक हार्मोनी या धार्मिक बहुत सारी चीज़ें हैं जहां स्थान है, शहर हमारे बहुत पुराने हैं। तो हेरिटेज आर्क से हम लोगों ने एक शुरुआत की और कहा कि उन शहरों की जो पहचान है वो हम देश और दुनिया में कैसे लेकर के जाएं, जिसमें हम लोगों ने आगरा को डेवलप किया, मथुरा को हम लोगों ने टेकअप किया, बनारस को टेकअप किया, भदोई क्योंकि हमारा बहुत कारपेट और कारोबार का शहर, उसको हम लोगों ने टेकअप किया। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शहर का, वो कैसे बेटर हो, कैसे अच्छा बनाए हम उसको, तो वो काम हम लोगों ने शुरू किए। लखनऊ, जिसको लखनऊ का हमारा जो पुराना शहर है, उस इलाके को कैसे सुंदर और बनाएं और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें जिससे न केवल टूरिज्म बढ़े बल्कि वहाँ के आसपास के लोग अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं। और क्योंकि उनके अंदर एक लगाव होता है उस जगह को लेकर के, तो ओल्ड लखनऊ को बेहतर किया, आगरा को बेहतर किया, फिर जाकर के हम लोग बटेश्वर, बहुत पहचान है उसकी, पहचान खो गई थी लगभग, तो उस बटेश्वर को एकदम वहाँ के जो मंदिर थे उनका संरक्षण किया हम लोगों ने। साथ ही साथ एक साइकिल हाईवे बनाया हम लोगों ने और शायद देश का वो पहला साइकिल हाईवे होगा जो नदियों के किनारे, हमारे पुराने स्थान हैं उनके किनारे से गुजरता था। तो ये सब इनिशिएटिव लिए हम लोगों ने, इको टूरिज्म के कार्यक्रम शुरू किए, बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम किया और नेचुरल हमारा जो बहुत सारे हमारे पार्क हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उनको कैसे हम लोग देश के और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएं, तो वो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए। वहीं काशी बहुत महत्वपूर्ण था, उसके मंदिर को लेकर के, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने सरकार में कदम उठाए। न केवल सरकार से बल्कि सरकार में रहकर के ये भी कोशिश की कि कैसे प्राइवेट लोग भी आकर के हमारा सहयोग और मदद करें। साइकिल हाईवे का आपने, सॉरी मैं संजीव जी को जरा सोच रहा ऐड कर दूं इसमें। जैसे सर ने बताया, मैं इतने साल सर्विस में रहा, करीब 38 साल IAS में रहा, यूपी में भी रहा। हेरिटेज कंजर्वेशन को किसी भी गवर्नमेंट ने मेरे उस 38 साल की याददाश्त में कभी ऐसी प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या इनिशिएटिव कभी नहीं लिया जितना सर के निर्देश में हम लोगों ने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री बनने। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण था कि जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई, वो पहली बार बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, वो सर के निर्देश में बनाई गई थी। और मैं चीफ सेक्रेटरी था, सर ने कहा कि जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जितने बार पैलेसेस हैं, हवेलियां हैं, ऐसे पुराने टूटे हुए बिल्डिंग्स हैं, पुराने लेकिन ऐतिहासिक हैं, हेरिटेज है, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए और उसके विकास के लिए योजना बनाइए। तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने योजना बनाई जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी के रूप में सामने आई। इन दैट कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, वहां तक सड़क बना देना, पावर स्टेशन देना नजदीक में, तमाम चीजें करी जिससे एक पूरा हेरिटेज का डेवलपमेंट जो है हो जाएगा और वहां पे लोग आए, देखें, टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़े। यही सब की वजह से टूरिस्ट का इनफ्लो जो 22 करोड़ था 2012 में जब सरकार आई थी, वो 31 करोड़ हो गया था 2016 तक। दैट मच 40% इंक्रीज जो है वो टूरिस्ट अराइवल में इसकी वजह से हुआ। दिस हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जो आर्क की बात करी सर ने, लखनऊ, आगरा और वाराणसी आर्क, इसका पूरा डेवलपमेंट करके करीब 1500 करोड़ का बजट सर ने इसके लिए दिया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापना इसकी डेवलप करके कि टूरिस्ट वहां जाएं। और लखनऊ जो कभी टूरिज्म के मैप में नहीं था, वो टूरिज्म के मैप पे आ गया। लोग लखनऊ आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, देश से भी और विदेश से भी। और पुराना लखनऊ का विकास तो अद्वितीय है जैसा हुआ है, वो बिल्कुल बदला हुआ लगता है। कॉबल्ड स्ट्रीट्स, पुरानी हेरिटेज लाइटिंग, वो पूरे मोन्यूमेंट्स को उसी तरीके से इल्यूमिनेट करके, पुराना बिल्कुल करके, वो मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको अलग क्रिएट कर दिया, वही पुरानी हेरिटेज को मेंटेन करते हुए उसको सामने लाए। और आपको याद होगा कि अगर पुराने लखनऊ में जब हम लोग जाते थे, उन इलाकों में जब देखने जाते थे, तो बिल्डिंग्स जो हमारी थी वो बहुत डल दिखती थी और जो हमारे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि बिजली के तार, सब स्टेशन, नाली, बाउंड्री, वो जगह जगह बनी हुई थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बनी थी।
तो कोशिश की कि उस चीज़ को साफ़ सुथरा बनाएं, लोगों को एकदम ओपन स्पेसेस दें कि जहाँ पर लोग आकर के और एक गेट टुगेदर का माहौल रहे, सब मिल करके वहाँ सेलिब्रेट सा करें। आज हर शाम को उस एरिया में उत्सव जैसा रहता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं उस लाइटों के आसपास, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आते हैं, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। थोड़ी बहुत झलक तो मैंने भी देखी है लखनऊ की, और इनके कार्यकाल के बाद किस तरह से चेंज हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत। आपने साइकिल हाईवे की बात की थी अभी, आपने तो एक्सप्रेस ताजवे भी बनवाया है जिसमें साइकिल हवाई जहाज उतर सकते हैं। सो वो भी एक तरह का हेरिटेज का कॉन्जर्वेशन है, क्योंकि अगर अच्छी सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है एंड हेरिटेज उससे जुड़ रही है। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो मैं मन में बात आ रही है पूछना चाहता हूँ कि आपने आर्किटेक्चर की बात की, पुराने शहरों को कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू फोक आर्ट भी है, फोक ट्रेडिशंस भी हैं, पुरानी परंपराएं कैसे जीवित रहें और उनमें नई सांस फूंकी जाए नए सिरे से, वो भी एक कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम है। उस सिलसिले में क्या किया सरकार ने? हाँ, क्योंकि यूपी में बहुत सारे मेले का आयोजन होता, बहुत से त्योहारों में हम लोग कार्यक्रम करते, तो जगह जगह बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराने होते थे, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन और उसको लेकर के प्रमोशन का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको प्रमोशन के लिए हम लोगों ने फंड्स वगैरह दिए, और जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको जोड़ा, जिनके अंदर सेंसिटिविटी थी कि इन चीज़ों से बढ़ने से चीज़ें इतनी बड़ी हो सकती हैं। जैसे माघ मेला था, रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया, न केवल मेला शुरू किया बल्कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जहाँ आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग आकर के एक प्रदर्शनी लगा सकें। तो एक शिल्प ग्राम जैसे आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो लखनऊ में बना, जहाँ अगर आर्टिशंस आते हैं या जो शिल्पकार लोग आए, बुनकर आए, और वो अपना काफ़ी दिन अगर रहना चाहें तो अपना सामान कहाँ रखेंगे उतने दिन, सरकार ने वो प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ साथ बजट दिया हम लोगों ने कि उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, बजट के माध्यम से सब्सिडी दी उनको। नोएडा में बनाया, आपका भदोई में कारपेट बाजार बनाया। हालांकि बनारस की साड़ियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बनारस के साथ साथ बनारस के आसपास जो शहर हैं, मुबारकपुर में सबसे ज़्यादा साड़ियाँ बनती थी, तो एक साड़ी का बाज़ार बनाया कि अगर जो साड़ी बनाने वाला बुनकर है, अगर वो बाज़ार में उसको ले जाकर के बेचता है तो उसको कीमत मिलती है, क्योंकि उसके बाद बाज़ार में जगह नहीं है। तो एक साड़ी का बाज़ार बनाया और वहाँ पर हम लोगों ने उसे जगह दी कि यहाँ पर काम आप कर सकते हैं। इसी तरह म्यूज़ियम बनाया, और हमारी कोशिश थी कि आगरा में दुनिया के जो लोग आते हैं एक म्यूज़ियम बने, वो हमारी साजी विरासत, साजी संस्कृति उसको देखें, वहाँ एक शोकेस कर सकें। और फिर जब हम लोग इतिहास में जाएं तो अच्छे सबक ढूंढ करके लाएं। इसलिए कोशिश की कि म्यूज़ियम जब होगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सी चीज़ें हम लोग उसमें शोकेस कर सकेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रमोशन किया, मेला लगाए हम लोगों ने, मेले के लिए बजट दिया, और जो हमारे साहित्यकार, म्यूजिशियंस या बहुत ट्रेडिशनल जो लोग थे उन्हें यश भारती या अन्य सम्मानों से भी उनको सम्मान कर करके उनका मनोबल बढ़ाने का हम लोगों ने किया, जो हमारे समाज में खो गए थे, जिनको कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। आपको याद होगा, उसके लिए यश भारती या विभाग से हम लोगों ने अलग से योजना चला करके उनकी मदद करने का काम किया था। जो सर ने भदोई के बताया, बहुत जबरदस्त इससे इंप्रूवमेंट आया वहाँ के कारपेट के उसमें। नॉट ओनली वहाँ पे एक सेंटर बन गया कारपेट्स का जहाँ पे सेल हो रही हो, बट वहाँ पे वो अपना हुनर भी दिखा सकते थे आके। और सर ने बाबतपुर एयरपोर्ट बनारस से उसको 4 लेन रोड से जोड़ दिया। आफ्टर दैट इतने बायर्स वहाँ इंटरनेशनल भी आने लगे, सीधे बनारस उतरते हैं, भदोई आते हैं और वहाँ से वो करके अपनी डील करके ले जाते हैं। पूरी इकोनॉमी वहाँ की उससे जो है हो गई। और एक परफ्यूम पार्क सर ने डेवलप किया था अपने टाइम पे कन्नौज में, वहाँ का इत्र बहुत मशहूर था, बट वो कहीं मार्केट में बाहर नहीं जाती थी, बड़ा रूडिमेंट्री उसका वो था। तो सर ने उसको कहा कि उसको मॉडर्नाइज किया जाए। और ग्रासे एक जगह है फ्रांस में जहाँ ये परफ्यूम का सेंटर है, सर ने वहाँ के आर्टिजन्स को ग्रासे भेजा फॉर ट्रेनिंग, और वहाँ वो ट्रेनिंग करके लौटे और उन्होंने परफ्यूम उस तरीके से बनाना शुरू किया। एक्चुअली ये एक बहुत यूनिक चीज़ रही है, थोड़ी अलग, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में और इवन नेताजी की सरकार में जो
लिटरेरी फिगर्स को या आर्टिसंस को, म्यूजिशियंस को जो एक बहुत सम्मान करने की जो परंपरा शुरू की, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की सरकारों ने लीड ली है। तो उसके लिए है ना, वो एक डेफिनेटली एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए आपका साधुवाद होना चाहिए आपकी पार्टी का। आपने थोड़ा मेले का जिक्र किया और उसी से जुड़ा हुआ है कि मतलब क्योंकि ये सब सरकारी इनिशिएटिव्स थे, लोकल कम्युनिटी, क्योंकि असल में चैलेंज जो है वो प्रिजर्वेशन का है, और जब तक लोकल लोगों के मन में ये बात नहीं समाएगी कि ये हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना हमारे इंटरेस्ट में है, तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इंश्योर किया आपने? मैं पिछले ही सवाल से जोड़ता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो गेहूं की बाली से बहुत सी पेंटिंग या बहुत सा काम करते थे। उनको उनके अपनी तरीका था काम करने का। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो उनका सम्मान तो किया ही किया, लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश की कि एक सम्मान राशि को भी हम लोग दें जो हर महीने उनको सम्मान के रूप में मिलता रहे। एक वो कोशिश रही जिससे बहुत सारे लोग जुड़े भी। फिर हम लोगों ने बुनकरों को पेंशन शुरू की थी। हाँ, बुनकर जो थे उनको पेंशन शुरू की, हर महीने एक पेंशन मिलेगी, उनकी मदद होगी। और जहाँ तक सवाल है कि जब तक हम लोकल लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं लाएंगे, उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में एक बना करके जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद हमारा ये जो बड़ा गोल है हम लोग बड़ा गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने बताया कि इत्र पाक था, तो बहुत सा इत्र का काम बहुत सामान्य लोग करते थे, बहुत ही छोटे ग्रुप में करते थे, बहुत उसका बड़ा स्केल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए परफ्यूम पार्क बनाया जिससे कि वो लोग भी जुड़ें, उनके अपना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इसके प्रति। तो उसका एडवांटेज लेकर के हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए उसमें, और एक रिलेशनशिप डेवलप किया हम लोगों ने उनके बीच, एक भरोसा पैदा हुआ। तो वो सरकार के प्रयासों से हम लोग लगातार करते रहे। और याद होगा कि हेरिटेज वॉक हम लोगों ने हेरिटेज वॉक के लिए जो जो आवश्यकता थी उन चीज़ों को किया जिससे आम लोग उससे जुड़ सकें, आम लोग दूर ना महसूस करें अपने आप को। कई बार क्या होता है कि कोई अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनको लगता है कि हम ये चीज़ खराब करने जा रहे हैं। तो उनको समझा करके कि इससे आप भी जुड़ेंगे, आपको भी फायदा होगा, और इसका प्रचार ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो एक बार को वो जुड़ते हैं। ये कोशिश सरकार की तरफ से होती है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में ये कन्विक्शन होना चाहिए था कि इस सरकारी स्कीम्स और फाइल से निकल के लोगों के बीच चीज़ आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ का सक्सेस, जैसे अखिलेश जी आपसे बेहतर कौन समझता है, जन आंदोलन या जनता के मूवमेंट या जनता के जुड़ाव से ही वो चीज़ ज़्यादा खिंच सकती है। थोड़ा यूपी को थोड़ा ब्रॉडन अप करके देखें नेशनल स्केल पे। भारत का ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वैसे दुनिया में कोई एक दो एग्जाम्पल और है, थोड़ा मिस्र है, थोड़ा ग्रीस है, भारत, इटली के कुछ हिस्से, तो हम इतने रिच हैं बट उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो हमारी हेरिटेज साइट्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, इस बारे में भी आपने सोचा ही होगा। क्योंकि जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं, लोकल हमारे जो काम को जानते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, एक वो कोशिश हुई थी, वो भी जोड़ा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बौद्ध सर्किट है उसके बारे में लोग तो जानते थे, आते थे, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हम लोगों ने वहाँ पर। मुझे याद है कि कुशीनगर में एक बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल उस समय हमारी सरकार में बनाया, और न केवल वो बनाया बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो भगवान बुद्ध पर और नेपाल सरकार से मिलकर के इंटरनेशनली काम करते थे। तो उनको जोड़ करके और उनसे सुझाव लेकर के कि इन साइट्स में हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे लोगों का आना जाना बड़े पैमाने पे शुरू हो जाए। तो एक वो कोशिश हुई। समाजवादी सरकार थी उस समय, होम स्टे की एक योजना लेकर के आए कि लोग उससे जुड़ें, इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। सब्सिडीज़ दी हम लोगों ने, लोकल स्टे और कैसे बढ़ाएं हम, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। मुझे याद है कि रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया था, जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया कराते थे। तो रामायण मेला शुरू किया
और रामायण मेला आपका अयोध्या में हम लोगों ने कराया, सरकार की तरफ से उसको पूरा सब्सिडी और ग्रांट और बाकी आयोजन में सहयोग किया, जो जो ज़रूरतें थी सरकार की तरफ से वो फैसिलिटेट किया हम लोगों ने। चित्रकूट, क्योंकि कभी कोई चित्रकूट बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कि चित्रकूट में भी इतनी धरोहर है, तो साइकिल वहाँ से प्रचार हुआ, साइकिल हाईवे तो नहीं, एक साइकिल को लेकर के प्रचार कराया हम लोगों ने। बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़ी जिसमें एनजीओ के लोग जुड़े और उन्होंने काम करना शुरू किया कि हम चित्रकूट को कैसे देश के पैमाने पर ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाएं। और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को याद होगा, जो मंदिर जाने के लिए रोप वे बनवाया, तो सीढ़ियों से बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते थे, बच्चे कई बार उनको तकलीफ परेशानी होती थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सरकार में बना, और उसका परिणाम ये हुआ कि चित्रकूट भी हमारे पहले तो था ही मैप पर, लेकिन बहुत ही संख्या में लोग आने लगे। और भी तो कितने सारे चित्रकूट हैं, कितनी लेसर नोन हेरिटेज साइट्स हैं, भारत तो भरा हुआ है बिल्कुल। और उनका कंजर्व करना और उनको प्रमोट करना, दुनिया की नज़र में लाना, वही एक बड़ी चुनौती है और बड़ा एजेंडा होना चाहिए। तो लेसर नोन साइट, जैसे आप चित्रकूट की बात करें, और भी ऐसे एरियाज कुछ डेवलप करिए, आइडेंटिफाई करें। दुधवा नेशनल पार्क था, अच्छा, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क में था, बहुत उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो हम लोगों ने काम किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप ही ने डिक्लेयर किया को शुरू किया वहाँ पर, और लायन सफारी आपने तो डेवलप किया पूरा, एक बड़ी भारी वो थी देन, लायन सफारी पहली बार इतना व्यापक तरीके से। तो फोकस ऑन नेचुरल हेरिटेज भी बहुत था, इको टूरिज्म पॉलिसी आई पूरी, और नेचुरल हेरिटेज पे भी पूरा फोकस रहा। लायन सफारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल लेवल के बर्ड फेस्टिवल्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज हुए, सेव द स्पैरो कैंपेन, तमाम चीजें ऐसी आयोजित की गई थी। एक्चुअली हार्मोनियस हेरिटेज से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार साइकिल आती है कॉन्वर्सेशन में और समाजवादी बातों में, और साइकिल भी एक तरह से हेरिटेज है, मतलब ये इतने मॉडर्न वाहन बन चुके हैं उसके बाद, तो ये साइकिल के साथ कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ था? सर थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ बस। समाज, आपने कभी सुना नेता जैसे कोई कहानी कि साइकिल कैसे चुनी गई एज अ पार्टी सिंबल? क्या सोच था, या जनता की सवारी? साइकिल इसलिए भी सिंबल था क्योंकि आम लोगों की सवारी, गरीब लोगों की सवारी, मजदूर लोगों की सवारी, और इसलिए उसको चुन करके नेताजी ने कहा कि आम लोगों की पहचान है, तो इसलिए साइकिल सिंबल बनाया उन्होंने। सही बात है। और मुझे याद है कि जब मैं साइकिल हाईवे बना रहा था, तो उस समय जो सुझाव आ रहे थे वहाँ से कि साइकिल हाईवे को हम लोगों को मंदिर के पास से ले जाना है, कुछ हेरिटेज साइट्स हैं उसको पास से ले जाना है, नदी के किनारा भी होना चाहिए उसमें, तो शायद देश में 200 किलोमीटर का साइकिल हाईवे कहीं नहीं बना होगा जो उस इलाके में, जो कभी इलाका दूसरी चीज़ों के लिए जाना जाता था, उस इलाके में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म या उसकी पहचान बनी। थोड़ा सा मैं विषय से इसलिए भी भटका क्योंकि जो अखिलेश जी की जो कुछ अबाइडिंग छवि है ना, जो हमेशा दिमाग में एक चित्र सा रहता है, तो एक तो इनका इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है दिमाग में हमेशा कि सोचते हैं तो, और एक इनकी साइकिल जो मेरे ख्याल से 2012 इलेक्शन से पहले जो लंबी साइकिल यात्राएं हुई थी, उसकी भी छवि कहीं ना कहीं दिमाग में काफ़ी पुराने मेरे जैसे लोगों के बैठी हुई है, इसलिए शायद हम थोड़ा विषय से हटे। बट वापस लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट पे लौटते हैं, और लोकल कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो, ये एक पहलू है। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व तब होगी जब उसको उसमें अपना लाभ नज़र आएगा सीधे सीधे, जब उसको बेनिफिट लगेगा कि इससे मेरा लाभ है। उसके लिए भी कुछ किया होगा आपकी सरकार ने और आपने सोचा होगा? वो लोग तब भी जुड़ेंगे जब आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स लेकर के आएंगे, और समाजवादी सरकार में कोशिश रही कि अगर कोई हम बड़ा काम करें और टूरिज्म का काम करें जहां लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोकल कारीगरों को जोड़ना चाहते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स अगर होंगे तो बड़े पैमाने पे लोग जुड़ेंगे। और ग्लोबल ब्रांडिंग की तरह आपने भी वो पूरा प्रयास कराया था, बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हर्मीज वगैरह सब आए थे, वो विजिट करके हमारे क्राफ्ट्समैन के साथ उनकी मीटिंग कराई गई कि जो हमारे जो क्राफ्ट्समैन चीज़ें बनाते हैं वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाए, ग्लोबल ब्रांडिंग होकर वहाँ पहुंचे, तो उसकी इनकम लेवल नेचुरली जो आप कह रहे हैं वो बढ़ेगी। और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्किल बेटर हो जाए।
हस्तशिल्प जो थे हमारे लोकल आर्टिस्ट थे उनको भी जोड़ा हम लोगों ने और उनको सपोर्ट किया उनको। और मुझे याद है कि जब इत्र का कार्यक्रम किया हम लोगों ने या और स्किल डेवलपमेंट के स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम शुरू किए थे, पूरा फाइनेंशियल उनका मदद फ्रांस तक ले जाने का काम, पूरे ट्रेनिंग का उस समय सरकार के माध्यम से किया। और फिर CSR फंड से भी हम लोगों ने कोशिश की कि CSR फंड भी प्राइवेट लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो लोग और जुड़ेंगे इसमें जाकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हेरिटेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें एक कंपैरेटिवली मॉडर्न ट्रेंड जो है पिछले, मॉडर्न एकदम तो नहीं, 10, 20, 25 साल से रेस्टोरेशन का है। क्योंकि कैसे उस चीज़ को सही ढंग से हम बचा के रखें उस धरोहर को, और उसमें रेस्टोरेशन की बड़ी भूमिका है। तो इस दिशा में भी कई पहल ली गई हैं शायद आपकी सरकार में। क्योंकि सुरक्षा नियम बदल गए, जब ये बिल्डिंग्स बनी रही होंगी तो फायर का कोई NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती रही होगी, और आपके बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि जब आप मॉडर्न उसमें एरा में आ रहे हैं आप, तो ये दिक्कतें तो थी हम लोगों के साथ। उस बिल्डिंग का स्वरूप ना बदले, एस्थेटिकली ना बदले और मॉडर्न फैसिलिटीज़ दे दें हम। तो मुझे याद है कि वहाँ पर बहुत सारे बिजली के तार जाते थे, हाई टेंशन वायर्स थे, उनको रिमूव करना, और कई बार बहुत करीब से निकले थे बिल्डिंग के जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देना जिससे हमारी हेरिटेज बिल्डिंग का नुकसान ना हो, उसका स्वरूप ना बदले। और चैलेंज ये भी था कि वो अपने वापस स्वरूप में कैसे लौटे, तो उसके लिए वो कारीगर कहाँ से लाएं, वो मटेरियल कैसे उपलब्ध हो, चूना का काम कैसे कौन करेगा, कारीगर हमें चाहिए, और वो स्किल हो उनके अंदर, वो कारीगर के अंदर, कि वो रेस्टोरेशन भी ऐसी होगी वैसे का वैसे दिखाई दिए। तो चैलेंज तो था, लेकिन उस चैलेंज को हम लोगों ने सरकार में और मिलकर के काम किया, उसका रिजल्ट हमें मिला उसका। एक हमेशा जैसे रेस्टोरेशन का मुद्दा, एक डिबेट पिछले कुछ दशकों में बहुत सुर्खियों में रही है और सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई की है, पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट। वही बात कहीं ना कहीं हेरिटेज पे भी लागू होती है कि कैसे हम पुरानी चीज़ों को उनके मौलिक स्वरूप में रखें, प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जचाएं, उसको संवारें। ये भी एक इसके अंदर चुनौती है। हाँ, बड़ा चैलेंज ये भी है कि फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट अगर फंड्स नहीं देगी तो अपने आप तो करने में बहुत कई बार लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट ने फंड दिया उसमें कि गवर्नमेंट फंड करेगी चीज़ों को। इसके साथ साथ CSR की भी हम लोगों ने मदद ली, और फिर नियम ऐसे बन गए हैं कि परमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा भागना ना पड़े। और मुझे याद है कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स को हम लोग लिट करना चाहते थे, उनको रोशनी में लाना चाहते थे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ इश्यूज थे। तो उन चीज़ों के, उनके नियमों का पालन करते हुए हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको कैसे रोशनी में लेकर के आए, एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन नियमों का पालन किया, चीज़ों में बदलाव लाए, तो वो हम लोग कर सके। तो उसमें लखनऊ या बड़े बड़े कई शहरों में हम देख सकते हैं कि जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग थी अब वो लाइवली दिख रही हैं, कम से कम उसमें रोशनी है। नहीं तो पहले तो बिल्कुल अंधेरे में रहता था कि वो चीज़ें दिखती नहीं थी, वो है क्या आखिरकार। तो फंड्स की भी कभी कभी कमी पड़ती है, लेकिन सरकार का अगर इन्वॉल्वमेंट हो और CSR और प्राइवेट प्लेयर्स का अगर सहयोग लें तो ये चीज़ें संभव है। तो प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट सेक्टर का अच्छा पार्टिसिपेशन मिला आपको, या और बेहतर हो सकता था? और बेहतर हो सकता था, कम हुआ। लेकिन कई बार हम लोग देखते थे कि लोकल लोग विरोध करते थे कुछ चीज़ों का, तो उनको समझाना, उससे उनको जोड़ना, उस विरासत से उनकी पहचान बनती है, उससे जोड़ना, एक ये चैलेंज भी था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश कर करके उन चीज़ों को किया, आगे बढ़ाया। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बज़वर्ड है, और आजकल में हर चीज़ का मतलब आजकल नहीं, 5-10 साल से सब कुछ का डिजिटाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इसको कैसे आप सोचते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करा आपने, और कैसे और हो सकता है बेहतर ढंग से ये हेरिटेज विरासत को बचाने के लिए, हमारी हार्मोनियस विरासत को बचाने के लिए? हार्मोनियस हेरिटेज, क्योंकि बहुत सारी हमारे टेक्नोलॉजी है। आज वर्चुअल रियलिटी एक ऑप्शन है
जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स को 3D में दिखा सकते हैं। जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको दिखा सकते हैं। सरकार में हम लोगों ने डिजिटल बहुत सारे हमारे आर्काइव वो सर पूरे ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनको डिजिटाइज किया गया, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को। दैट वाज अ बिग एफर्ट। सो लाइब्रेरीज वगैरह पड़ी हुई थी, सब खराब हो रही थी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, उन सबको डिजिटाइजेशन जो है बड़े पैमाने पे कराया गया। और वो आगे भी फ्यूचर इसका ही है, डिजिटाइजेशन जो आप कह रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और पेंटिंग्स हैं पुरानी और सब चीज़ें हैं, ऑल दिस थिंग्स पांडुलिपियाँ थी, नक्शे थे, थे हाँ, बहुत सारे नक्शे थे, बहुत सारे पुराने कागजात थे, उनको डिजिटल किया। और डिजिटल का एडवांटेज ये वो कहीं से भी बैठ करके देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे कलाकार हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने प्रमोट किया उनको, और बहुत आसान है और रीच उसकी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी काम लगातार सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया। कहीं से भी बैठ के देख भी सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए, अगर पुरानी हाँ, पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है। और हेरिटेज वॉक्स की कहानियाँ हैं, ऐप्स हैं आजकल जिसके माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, कई लैंग्वेजेस में किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपनी हेरिटेज जगहों को बहुत सी जगह पर पहुंचा सकते हैं। हमारे से पहले वाले जो सेशन हो रहा था उसमें भी बात हुई थी, मतलब जिसके पीछे का फलसफा यही है कि कैच देम यंग, कि कैसे बच्चों में ही ये बात इनग्रेन की जाए, उन्हीं को समझाई जाए कि भैया आपके हित में है, आपके भविष्य के हित में। तो कैसे स्कूल में ये करिकुलम में ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस हों, किस तरह से ये हो, आपने क्या कुछ इस बारे में किया था और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? हाँ, मैंने जब मैं आया था तो सुन रहा था कि बच्चों के कोर्सेज में चीज़ें लाई जाएं, उनको पढ़ाया जाए कि आपकी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, विरासत कैसे हमें जोड़ती है, विरासत कैसे हमें अपने पुरानी चीज़ों का एहसास दिलाती है। तो चैप्टर्स हों, बच्चों पे क्विज कॉम्पिटिशन्स हों, एसेज लिखाए जाएं, और जो इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों, जो बड़े बड़े आयोजन हैं वहाँ ले जाया जाए बच्चों को, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है वहाँ पर ले जा करके प्रैक्टिकल उनको दिखाया जाए और उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए। तो शायद नई पीढ़ी के लोगों का इंटरेस्ट और विरासत के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने स्कूल से लेके युवाओं तक की, मतलब कैसे यंग को इसमें से इन्वॉल्व किया जाए। और इसकी एक दूसरी टर्म भी जो काफ़ी बात होती है, जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक परमानेंट जुमला सा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वैसी कल्चरल डिप्लोमेसी भी है कि सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, हमारे सिनेमा को कहते हैं, हमारे कल्चर को कहते हैं, हमारे म्यूज़िक को कहते हैं। तो उस दिशा में और आपकी सरकार ने क्या किया था, अगली बार सरकार बने तो क्या करना चाहेंगे, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे? उस समय इतना सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था जिस समय हम लोग सरकार में थे, लेकिन इधर 10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है। आजकल कोशिश की जा सकती है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ें, उनसे हम लोग स्टोरीज क्रिएट कराएं, उनसे बहुत अच्छे जो हमारी बैकग्राउंड की साझी विरासत की जो चीज़ें हैं, वासुदेव कुटुंबकम की जो कहानियाँ हैं हमारी, अगर हम क्रिएट करें उनको, जो आज के ज़माने के इन्फ्लुएंसर्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बहुत पॉपुलर हैं, तो मैं समझता हूँ रीच उसकी बहुत नई पीढ़ी तक जा सकती है। और शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा सकती हैं, एनिमेशन के थ्रू आजकल हम अपनी पूरी की पूरी कहानी बता सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पर हम नई जनरेशन तक पहुँचा सकते हैं। अब एक दो सवाल एक मैं ऐसे विषय पे भी आना चाहता हूँ जिसको कहीं ना कहीं आप जिसके प्रतीक हैं, जिसको सिंबलाइज करते हैं, और जब हम हार्मोनियस हेरिटेज की बात करते हैं तो उसमें उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कैसे इंटर कम्युनल हार्मनी रहे, कैसे देश के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, आगे पीछे, अगड़े पिछड़े, सबके बीच में जो पीडीए आपका था इलेक्शन के अंदर 2024 में, जो एक बड़ा कामयाब और कारगर बात सिद्ध हुई। समाजवादी पार्टी गॉट मोर सीट्स देन बीजेपी इन यूपी, 41 सीट्स अलायंस में आई। वो यहाँ का विषय नहीं है, बट उसने बहुत लोगों को सरप्राइज किया। तो ये इंटर कम्युनल हार्मनी जो है, हार्मोनियस
हमारी हेरिटेज, वो कैसे बढ़ाएं हम उस, क्योंकि वो देश के समक्ष एक चुनौती है और हम उसको विषय नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट की तरह। हम लोग कई फेस्टिवल्स में पार्ट ले सकते हैं, अपनी विरासत को लेकर के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हम लोग आयोजन करें, उनमें शामिल हों, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें हम लोग जाएं, एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के थ्रू हम लोग अपना विरासत की चीज़ों को, हेरिटेज की चीज़ों को प्रमोट करें। और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यही हेरिटेज हार्मोनी जो हमारी है, यही अमन चैन लाएगी, यही भाईचारा लाएगा, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही प्रोग्रेसिव अप्रोच है हमारी। तो हमें बड़े आयोजन करने चाहिए मेले के। सरकार बनेगी तो न केवल यूपी में बल्कि अगर देश में भी कहीं करना पड़ेगा तो फेस्टिवल्स हम लोग यूपी से जोड़ करके करेंगे, जिससे लोग वहाँ पर जुड़ें आकर के। और इंटरनेशनली भी अगर हम लोगों को करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। और कई हम फॉरेन संस्थाओं का भी सहयोग ले सकते हैं, यूनेस्को है या बहुत सारे कल्चरल लेवल पे बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अगर उनका साथ लेंगे तो शायद हम अपनी चीज़ों को और प्रमोट कर सकें। और इंटर कम्युनल हार्मनी भी एक उसी हेरिटेज, हमारी हार्मोनियस हेरिटेज का उसी का एक हिस्सा है और एक चैलेंज है। उसको इंश्योर, उसको सुनिश्चित करे रखना। हाँ, एक ये अप्रोच रहेगी जिससे कि हम लोगों को जोड़ सकेंगे। आलोक रंजन जी, आप बिल्कुल आपने जो बात सही कही कि ये हार्मोनी एंड हेरिटेज यूज की है, कम्युनल हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी, इंटरकास्ट हार्मनी, पूरे सब में हार्मनी रहे सोसाइटी में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कोई भी विकास जो है या कोई भी डेवलपमेंट जो है वो हार्मनी, सोशल हार्मनी के बिना नहीं हो सकता। तो वही सर का वही इंटेंशन था कि एवरी कम्युनिटी शुड कम टुगेदर, हार्मोनियस डेवलपमेंट हो। हार्मनी जब रहेगी तभी आर्थिक विकास भी जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, उसी पे बिल्डअप हो पाएगा। और हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, सामंजस्य, हार्मोनी। यही हमारी पहचान है, यही हमें हमारी सच्ची धरोहर है, जिसको हमें और बढ़ाना है और इससे लोगों को जोड़ना है। सच्ची धरोहर और सच्ची शक्ति भी कहीं ना कहीं एकजुटता जो आप बात कह रहे हैं। ये आपने हार्मोनियस हेरिटेज का जो इतना अच्छा प्रोग्राम जयपुर में किया है, इससे पहले का सेशन भी आपने इतनी सारी बातें बताई, इसका ध्येय क्या था ये बताया, और कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि शायद ये उस श्रृंखला की अंतिम पड़ाव है। जयपुर शायद फिलहाल इस पर थोड़े दिनों के लिए रोक लगे। तो इस समिट के थ्रू जो मेन मैसेजिंग है, मेन संदेश है, वो क्या देना चाहते हैं आप अखिलेश जी? समाजवादी हम लोगों ने मिल करके विजन इंडिया में कई कार्यक्रम किए हैं, और क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी बहुत करीब है, संभव नहीं है और कार्यक्रम कर पाएँ, लेकिन करेंगे हम लोग कार्यक्रम भी। पर अब यूपी में हम लोग जा रहे हैं और इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये हो सकता है, बिना हार्मनी के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बिना हार्मनी के हम अमन चैन नहीं ला सकते। अमन चैन होगा तो डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हम सब एक साथ बढ़ सकेंगे, हमारा समाज बढ़ सकेगा, देश बढ़ सकेगा, और जो हमारे बीच में असमानता है वो दूर हो सकेंगी। और न केवल वो दूर होगा बल्कि एक जो सामाजिक न्याय की बात है कि सामाजिक न्याय का राज कैसे हम स्थापित करें, तो हेरिटेज हार्मोनी इसके माध्यम से अमन चैन, भाईचारा, और जो हमारी पहचान रही है अनेकता में एकता, जहाँ हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, तो असली संदेश इसका यही हो सकता है कि बिना हार्मोनी के डेवलपमेंट संभव नहीं है, बिना अमन चैन के प्रोग्रेस संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये तो गूढ़ मंत्र होना चाहिए देश के हर राजनेता, हर नीति निर्माता के लिए, क्योंकि बिना हार्मनी के किस तरह से विकास हो सकता है, अमन चैन हो सकता है। यू हैव समड इट अप सो ब्यूटिफुली। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियंसेस के अगर कुछ सवाल हो, अखिलेश जी, इज दैट ऑल राइट? अभिषेक जी, है ना? सो वी कैन टेक फाइव ऑड क्वेश्चंस, 5 सवाल। प्लीज अपना नाम भी बताइएगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद जयपुर। सर इधर
सर इस साइड सर, मैं रोहित यादव जौनपुर यूपी से हूँ, बट यहाँ के लिए मैं गुजरात से आया हूँ अभी। सर जो हम लोग हारमोनियस का बात कर रहे हैं वो बिना ह्यूमिनिटी के नहीं हो सकता। सर हमेशा अध्यक्ष जी ह्यूमिनिटीज पे चलते हैं, तो जब तक आप इमोशनल नहीं हैं इस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और बहुत ढेर सारी चर्चा हुई इस पे, बट आगे अगर इस पे चलेंगे जैसे बात हुआ, सर मैं अध्यक्ष जी से बोलना चाहूँगा, शायद वो ज्योतिषी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड तब नहीं आया था जब उन्होंने लैपटॉप दिया, तब ऐसा था कि डिजिटल का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। उन्होंने साइकिल का ट्रैक तब बनाया जब इतना ज़्यादा चीज़ नहीं थी। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, विंड का बात करते हैं, सोलर का बात करते हैं, तब उन्होंने एक गांव को पूरी तरह से पावर सोलर पैनल पे इलेक्ट्रिसिटी दिया। हम जब इस चीज़ को सोचते हैं कि क्या वो ज्योतिषी थे जो पहले से देख ले रहे हैं क्या होना है, तो मैंने बाद में मुझे सोचा कि नहीं, ये ज्योतिषी तो नहीं है, ये विजन है जो हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो राजीव राय सर हमेशा बोलते हैं कि ये लीडर विदाउट विजन इज सेम थिंग एज ए कार विदाउट इंजन। प्रश्न कीजिए प्लीज, ये बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न पे भी आइए। यस सर, जस्ट 1 मिनट ना सर। सो मैं इसको सर करंट सिनेरियो से जोड़ रहा हूँ। ए लीडर विदाउट विजन इज ए गैस सिलेंडर विदाउट गैस। सो सर अगर एक विजनरी लीडर अगर अपने देते हैं तो क्या मिलता है? 1090 डायल मतलब वुमेन्स पावर मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, एससीएल मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, जनेश्वर मिश्रा जैसा मतलब पार्क वर्ल्ड क्लास मिलता है मतलब अपने को, और ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। इकाना स्टेडियम मिलता है, मेट्रो मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। और सर हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैंने सर के लिए 2 लाइन लिखी है, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको न्याय। तो मतलब जो सोशल जस्टिस सर आप कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैंने एक लाइन लिखी थी आपके लिए, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको सम्मान। सर मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा सर क्वेश्चन अब है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अब आपका क्वेश्चन रहने दो, आप सर- क्वेश्चन दूसरे से पूछते थे, इतना अच्छा तो बोल लिया आप। सर क्वेश्चन है कि जब आप सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बेसिक है, जो सबसे फंडामेंटल है मेरे हिसाब से, वो एजुकेशन है। जब आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बाकी चीज़ें खोली जा रही हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और जो अपने सोशल जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए पाबंद लगाया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और बिना उसके तो आप सोशल जस्टिस कर ही नहीं, मतलब आप कितना भी ट्राई कर लें ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। सर इस पे आपका क्या विजन है जब आप गवर्नमेंट में आएंगे सर? थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जानकारी आपने दी। विजन इंडिया, हारमोनियस हेरिटेज में जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश है कि अमन चैन रहे। हम लोग मेल मिलाप की जो संस्कृति रही है, जो भाईचारे की संस्कृति रही है, अनेकता में जो एकता हमारे बीच आई रही है, और जो हमारी विरासत जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए, उसी को हम लोग अपनाएं। और मैं ये कहूँगा, इसमें हारमोनियस पास्ट ही हमारा हारमोनियस फ्यूचर बनाएगा। जो हमारी विरासत में जो हमारी एकता दिखती है, हम उनको ढूंढें और वही हमारा भविष्य बनाएगा। यही हमारी कोशिश रहेगी। और जहाँ तक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात है, अमन चैन, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सबको साथ लेके चलने का जो तरीका होगा, वही हमें खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएगा। Sir. Hi sir. Hi sir, my name is Khalid Sameer, and first of all I want to say I am an ardent admirer of your work. The kind of fantastic work you have done in past is truly very inspiring. Sir, I am a young person, so my question is related to somehow education. Sir, while staying connected to our heritage, what key reforms we needed in our education system to make it more future ready, and we can contribute more to our Indian education system and nation building? Thank you sir. नेशन बिल्डिंग के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहेंगे? और आपके बहुत
बड़े प्रशंसक और एडमायर। मैं धन्यवाद देता हूं कि सुझाव के रूप में आप कह रहे हैं कि हम नेशनल बिल्डिंग में, नेशनल लेवल पे हम देश को बनाने में हम क्या करें। देशी बनाना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए विजन इंडिया में ये टॉपिक रखा हम लोगों ने कि देश तब बनेगा जब हमारे बीच अमन चैन होगा, भाईचारा होगा, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम लगाव रखेंगे, और हमारी विरासत में इतनी चीज़ें जो हमें जोड़ते हैं लोगों में। हमें खाना जोड़ता है, हमें हमारा पहनावा जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति जोड़ती है। तभी हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरी धरती एक परिवार है। तो उस संस्कृति को मजबूत करते हुए जो नई चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी, जिन चीज़ों से प्रोग्रेस है। मुझे याद है कि जब मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था तो मैं एक बात कहता था कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। और एक्सप्रेसवे केवल शहरों को और गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नहीं थे, उसके साथ साथ हमारी रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, और रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें हम, और साथ ही साथ जो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो सिलेबस है, एआई है। अभी आपने अच्छा बताया कि एआई को हम आईए माने, वो हमें कंट्रोल न करे एआई। तो पढ़ाई लिखाई या हमें भविष्य कैसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हम करेंगे तो हम दुनिया के बराबर चल पाएंगे। सर एक सवाल सर इधर, अखिलेश जी, अभी पिछले कुछ सालों से कॉरिडोर कॉन्सेप्ट बहुत चला है, हर ऐतिहासिक या धार्मिक जगह पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जबकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसके मूल स्वरूप को बना के अगर विकास करें तो कोई गलत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वैसा ही हो रहा है कॉरिडोर? मतलब मैं चाहे काशी कॉरिडोर की बात करूं या किस सब की, जो भी डेवलपमेंट हो वो चीज़ों को बदल ना दे, डिमोलिश ना कर दे किसी चीज़ों को, हम उसका संरक्षण करें। और अगर हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं उससे, तो पुराना स्वरूप नहीं खत्म होना चाहिए। वही तो हमारी विरासत है, वही तो हमारी पहचान है। मान लीजिए मणिकर्णिका घाट है, वही तो हमारी विरासत थी, उसको संरक्षण करना था। लेकिन अगर हम उसको पूरा नष्ट कर देंगे तो हम विरासत में क्या दिखाएंगे? नई चीज हमारी विरासत तो कल बनेगी, लेकिन हम अपनी विरासत को ही नष्ट करें। इसलिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हमारा काम हो, हमें संरक्षण करना है, उसको रिस्टोर करना है हमें उसे। हेलो सर, माई सेल्फ राकेश कुमार सिंह, आई बिलोंग्स टू बलिया, ईस्टर्न यूपी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विजन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से हैं? इसके पीछे लाने का क्या रिसोर्सेज है? और जो हार्मोनिक हेरिटेज की बात कर रहे हैं सर, इसको एक लाइन में अगर परिभाषित किया जाए तो उसको कैसे किया जाए? और हार्मोनिक हेरिटेज में हम जैसे युवाओं के लिए क्या स्कोप है सर? थैंक यू सो मच सर। हार्मोनियस हेरिटेज की बात कह रहे थे कि एकता ही एक असली चीज है। अगर एक लाइन में कहा जाए, एकता ही अखंडता है, एकता ही सब कुछ है, एकता ही से विकास है। बिना हार्मनी के हम कैसे विकास करेंगे? बिना सामंजस्य के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए सामंजस्य। सामंजस्य से ही चीजें बनती हैं, सामंजस्य से ही दोस्त बनता है, सामंजस्य से ही हमारा समाज बनता है। और सामंजस्य हम जितना अच्छा रखेंगे उतना ही हमारा देश और मजबूत दिखाई देगा। तो बलिया से आने वाले युवा साथी का ये भी था कि आप उनका एजेंडा भी तय कीजिए कि वो क्या करें इसमें। सर नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह सेंगर है, और सर एक सुझाव के साथ एक प्रश्न भी होगा आपसे। हमें लगता है कि साझी विरासत पे हम सेमिनार्स कर रहे हैं, आपने अपने गवर्नमेंट में बहुत ढेर सारे काम किए, उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नो अबाउट दैट। हमें मुझे लगता है कि इसको जड़ पे काम करना चाहिए और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल करना चाहिए। हमारे बच्चे केवल स्मार्ट ना हो, टेक्नो फ्रेंडली ही ना हो, उनको अपने संस्कृति का, संस्कार का, अपने लिहाज का और सहूर का भी ज्ञान होना चाहिए, भाईचारे का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसको अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में छोटे बच्चों से अगर शुरू करें, अभी जस्ट
थोड़ी देर पहले आप ये बात सर बोल रहे थे कि बच्चों को जो है मतलब जगहों पर अलग अलग घुमाया जाए जहाँ पुरानी चीज़ों को, संस्कृतियों को दिखाया जाए। अगर इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, और आप अगर क्या सरकार में आएंगे तो ऐसी चीज़ करने का प्रयास करेंगे कि एक ये चैप्टर हो, ताकि वो लिहाज अपने पेरेंट्स से कैसे बात करें, अपने बड़ों से कैसे बात करें, हमारी संस्कृति क्या है। आजकल के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, स्मार्ट तो रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से हम लोग सर आपसे बहुत सीखते हैं, जो है आपके लिहाज, आपके बड़ों से बात करने का तरीका। इतनी ताकत, इतना नाम, इतना होने के बावजूद आपका जो नेचर है, नीचे बच्चों के पास वो चीज़ें जो है नहीं मिल पाती, जो आजकल पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो है हमारे एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि वो घर पे भी जाएं तो अपने पेरेंट्स का लिहाज कर सके, बड़ों का लिहाज कर सके, और अपनी पुरानी चीज़ों, अपनी संस्कृति का भी लिहाज कर सके। जी बहुत धन्यवाद। सुझाव अच्छा है कि हमें नई पीढ़ी के बीच शिष्टाचार कैसे और लाएं, दूसरों के प्रति कितना आयोजनों के माध्यम, कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दें। एक अंतिम hello, sir. सवाल या टिप्पणी ले सकते हैं प्लीज, अंतिम सवाल। Sir, my name is Dr. Abhyuday Suryavanshi, and Okay. I come from Mau district of Uttar Pradesh. Sir, as we are talking about harmonious heritage over here, sir, if we go to the scenario of the current government, we are seeing that Prayagraj and Ayodhya, they hosted a very good heritage program, and that heritage corridor was converted to custody corridor. आपने ये मुद्दा सर रेज भी किया था 2025 में, और इतनी मिस हैंडलिंग हुई। सर, हेरिटेज कॉरिडोर्स के नाम पे लैंड एक्विजिशन में इतनी सारी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं आज की डेट में। सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया था 2012 to 17 में हेरिटेज यार का, आगरा को, बनारस को, भदोही को, सबको आपने कनेक्ट किया। सर, मैं मऊ से आता हूँ। मऊ जो है एक बुनकर का बहुत बड़ा तबका है, मऊ की साड़ी बहुत फेमस है वहाँ पे। सर, जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे पावर सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सपोर्ट मिला, और जाते ही सर तुरंत इन सब चीज़ पे हॉल्ट लग गया, और बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस पे सर हमारा क्या विजन हो सकता है, क्योंकि हम एज इन उत्तर प्रदेश हर जिले की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और वो सबसे बड़ा हेरिटेज है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो इस पे हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं सर? विजन इंडिया के माध्यम से कोशिश यही है कि जो लोकल हमारी चीज़ें, या जो हमारे पुराने लोग जिन काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मऊ की जब आप बात कर रहे हैं या यूपी के कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बुनकर हमारे हैं जिनको सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता था। पॉलिसीज़ के माध्यम से बिजली को लेकर के सब्सिडी बड़े पैमाने पे थी। शायद देश में बुनकरों को इतनी सस्ती बिजली कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही थी। इसी तरह उनके लिए जो बाज़ार बनाना, तो शिल्प ग्राम बनाया, बुनकर बाज़ार बने, या शहरों तक ले जाना उनको, उसके लिए सपोर्ट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज से, वो कोशिश रही है। भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा तो बड़े प्रोग्राम के साथ कि कैसे उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे उनके और चीज़ें बदलें, आर्थिक स्थिति कैसे बदले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ऑनरेबल सर, सॉरी, बस हो गया मेरे दोस्त, वेरी सॉरी, बस संक्षिप्त बिल्कुल छोटे से पूछ लीजिए। ऑनरेबल सर, गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। मेरा नाम जॉर्जन शक्तिवीर चौधरी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ऑनरेबल सर, हम अरावली को लेके बहुत बात करते हैं, तो आपकी सर क्या राय है अरावली कंजर्वेशन और माइनिंग प्रोटेक्शन को लेके? ऑनरेबल सर प्लीज। मेरे ख्याल से अब कैमरे लग गए, तो मैं एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, और अखिलेश जी आपका साधुवाद मुझे अवसर दिया, और सबसे आपने कहा अब आप यूपी में केंद्रित रहेंगे, तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप अपने राजनीतिक कौशल के साथ जो आपकी मौलिकता है, हार्मोनियस हेरिटेज में जिसकी बात हुई, और जो थोड़ी बहुत आपकी मासूमियत भी है, ये थैंक यू वेरी मच। मैं आपका संजीव शास्त्री बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद कि इस आयोजन में आप रहे हमारे साथ।
Okay, everybody. So before moving forward, I would like to request Dr. Rajiv Rai, Honorable Member of Parliament and Chief Coordinator, to please felicitate our panelists. So we have our panelists right here, and we've had a very enlightening session for sure. So I would like to request sir to please present memento to Mr. Akhilesh Yadav ji. Everybody, can we give a huge round of applause, please? आप सभी लोगों की तालियों के बीच में हम लोग यहाँ पे मोमेंटो जो है वो देने वाले हैं, फेलिसिटेट करने वाले हैं हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को. वी हैव आलोक सर राइट हियर. एवरीबॉडी प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड वी हैव मिस्टर संजीव श्रीवास्तव सर राइट हियर. लो अविनाश, आप रखो आगे, मैं थोड़ा रखने जाऊंगा. आसिफ भाई एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा माइक पहुंचना है. नहीं, मैं इनको दे रहा हूँ. अरे माइक पहुंचवा रहा हूँ दादा, बस दादा माइक पहुंचवा दो ना बस. टेबल पे रखो. मैं नहीं ले जाऊंगा. तो मैं एक सेकंड रख के. हाँ, एक सेकंड दादा. दादा ये माइक रख देना प्लीज. क्या है? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता. इधर रख लेंगे कागज. थैंक यू. आइए भाई, शुरू करें. स्टोरी बचाते रहेंगे. ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वही लोग हैं ये तो. जिनको मिलना हो तो मैं धन्यवाद. अच्छा ठीक है, आ गया. हेलो. मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ. एक मिनट. हाँ आ गया. मैं प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें और आपको फिर मिलने का मौका मिल रहा है. जयपुर में विजन इंडिया का कार्यक्रम हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के हम लोगों ने समिट की है. जो भी साथी इसमें शामिल हुए हैं मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने दी है, और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरीके से पूर्व में हम लोगों ने काम किया है, जो हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति रही है, जो हमारे देश की भाईचारा का अपनापन रहा है, जो हमारे देश का एक दूसरे के प्रति सम्मान और लगाव को लेकर के जो हमारी परंपराएं रही हैं, उन रास्तों पे हम लोग चल कर के
समाज को और देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जयपुर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर की पहचान अपने आप में साझी विरासत को लेकर के एक बड़ी पहचान है। हेरिटेज को लेकर के बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। हार्मोनियस हेरिटेज को अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मुगल इंडियन आर्किटेक्चर का दोनों का साथ एक साथ देखते हैं। कई किले हैं, कई बिल्डिंग्स हैं। हमारा खाना पीना है, उसमें भी हम लोग मिली जुली संस्कृति और विरासत दिखाई देती है। इसलिए जयपुर में जो रंग अपनाया है वो पिंक अपनाया है। पिंक रंग भी हार्मोनी का रिप्रेजेंटेशन है। और हम तो ये मानते हैं कि जब लाल में सफेद रंग मिल जाता है तो पिंक रंग बन जाता है। तो ये कोशिश रही कि एक विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज के कार्यक्रम में विचार हमें बहुत से लोगों के सुनने को और देखने को मिले। सर, ये आज जो जिस तरह का नफरत का माहौल, उसमें ही आपकी जो विजन इंडिया का जो हार्मोनियस हेरिटेज वाला जो कंसेप्ट है वो कितना सफल हो पाएगा, इसकी कितना आप? हम लोगों का मानना है कि इतिहास में जाओ तो अच्छे सबक ढूंढ कर, और हार्मनी होगी तो अमन चैन होगा, तो हमारी तरक्की खुशहाली होगी। हार्मनी होगी तो प्रोग्रेस होगी, हार्मनी होगी तो पॉजिटिविटी होगी। सामंजस्य ही हमारी आपकी दोस्ती कराता है, सामंजस्य से ही समाज बनता है। और देखिए, हमें नेचर भी कभी कभी जो रेनबो दिखाई देता है, वो हार्मोनी जो कलर्स की उसी से वो बनता है, इंद्रधनुष। तो हार्मोनी से ही तरक्की और खुशहाली है, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। कल आपने यहाँ पर दावा किया था कि SIR में जो नाम कटे हैं उसके बावजूद हम 27 जीते। 27 के अलायंस को लेकर सवाल है, कांग्रेस के साथ अलायंस रहेगा या 22 में आपने तमाम लोगों के साथ किया था, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, पल्लवी पटेल, ये सारे लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, इस बार उन्हें समुदाय हराने जा रहा है। इसीलिए विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज का संदेश यही है कि उन्हें समुदाय हराने जा रहा है बीजेपी को। और समुदाय का मतलब हुआ PDA, जो हमारा PDA समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने जा रहा है। सर, आपको एक खबर है, आपका बहुत वायरल हो रहा है कि जहां बीजेपी वहां पीड़ा, तो जहां समाजवादी पार्टी वहां के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ खुशहाली, वहाँ भाईचारा, वहाँ विकास, वहाँ बराबरी, वहाँ एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य। शंकराचार्य मुक्तेश्वर जयपुर आए थे और उन्होंने बताया कि उन्हें अतीक अहमद की तरह जान से मारने की धमकी मिली है। और दूसरा विषय ये कि उन्होंने नकली हिंदू और असली हिंदू का मुद्दा भी जयपुर में उठाया है। पूजनीय शंकराचार्य के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कई नकली संतों का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को बहुत बधाई। हम लोग हमेशा पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान करते रहेंगे, करते हैं, और भविष्य में भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। हार्मोनी की बात करते हैं, चुनाव के समय हार्मोनी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। चुनाव आयोग का जो है ऑफिशियल ट्वीट आया कि तृणमूल कांग्रेस को दूर जवाब, उस ट्वीट को और आपके अगले साल के यूपी चुनाव को चुनाव आयोग के साथ किस चैलेंज के रूप में आप अखिलेश जी, आप किनको नकली संत कह रहे हैं? कभी आओ यूपी पधारो। सर, नाम लेने में आप हिचकिचा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या थोड़ा सा डर है क्या सर? समाजवादी पार्टी और हम तो डरते तो नहीं हैं। कभी सच दिखा दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी किसी और। एक है
नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3 साढ़े 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं, रात को नहीं कहूँगा मैं, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे, अभी नहीं पहचाने। अभी वो जापान गए थे कुछ दिन पहले, तो जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई, वो ताली बजाने लगी। और फिर वो उस रफ्तार को दिखाने की जो डिजिट थी, उसमें भूल गए कि वो उंगली कौन सी उठानी है। और कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, 3 टप्पे के बाद भी वो बल्ला घुमा रहे हवा में। और कभी उन्हें बास्केटबॉल डालते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर से चढ़ कर के आएंगे तो अपने आप बास्केट डाल देंगे। आप तो समझ गए होंगे, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह मिश्रा का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि 90% जो कारतूस में गोली होती है ये राजनीतिक निर्णय होते हैं और 10% प्रशासनिक निर्णय होते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँ। सर, ऐसा क्या लिस्ट पर आज आपके यूपी के डिप्टी सीएम ने बोला है कि ये शुद्धिकरण है मतदाता सूची का, तो आप उसको शुद्धिकरण मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण को कभी महसूस नहीं कर सकती। ये इशारा कर रहे हैं, लोगों को इशारा कर रहे हैं कि आपको वोट डालने तभी भेजेंगे जब शुद्धिकरण आपका कर देंगे। शुद्धिकरण महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो वोट कटवाने का तरीका अपनाया उन्होंने, उसके लिए तो सरकार को ही शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो सरकार का शुद्धिकरण का मतलब हुआ सरकार को जाना ही पड़ेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं ये बात कि जिस समय एसआईआर का एक्सरसाइज चल रही थी, फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर भरवाया जा रहा था और फॉर्म 7 से समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए जा रहे थे। उस समय हम अपने तमाम जो पीडीए प्रहरी हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने नजर गड़ाई हुई थी और हमें वो मौका मिला जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो दस्तखत नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता है, नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत कराया और फर्जी दस्तखत करा करके फॉर्म 7 से समाजवादी पार्टी के वोटरों का वोट काटा। जब हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखी, आज भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर। केवल एक नहीं, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा जहां हमारे नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन कर करके हमारे वोटर का वोट काट दिया। अब डीएम ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी दे कौन रहा था समाजवादी पार्टी को। सोचिए आप, जिला अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी हमें कैसे मिल जा रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये जो शुद्धिकरण बोलने वाले लोग हैं, इस बार समुदाय पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। अच्छा, एसआईआर में उत्तर प्रदेश में जो नाम कटे हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा कटे हुए हैं। अर्बन एरियाज में बीजेपी का हमेशा होल्ड रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो आप जानते होंगे, पूरे देश की खबरें आपके पास पहुंचती हैं और जानते हैं। वैसे तो बीजेपी हर प्रदेश में हर विपक्ष को परेशान कर रहा है। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से विपक्ष को परेशान कर रहे थे, लेकिन यूपी आते आते भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई। एसआईआर का समय हम लोगों ने कभी नहीं बढ़वाने की मांग की, केवल एक बार बढ़वाने की मांग की केवल। उसके बाद जितना एसआईआर को एक्सरसाइज के लिए समय बढ़ाया गया, वो सब बीजेपी के लोगों के सारे में बढ़ाया गया। और अब तो वोट सामने आ गए हैं। बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की तैयारी थी। अभी हम हर बूथ पर जांच करेंगे कि हमारे वोट के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुई है। क्योंकि मैं जयपुर आ गया था, इसलिए मैं पूरी वोटर लिस्ट नहीं देख पाया हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से वोटर लिस्ट बूथ स्तर पे देख रहे हैं कि कहीं कोई वोट गड़बड़ तो नहीं होगा। क्योंकि बंगाल के बाद और अन्य चुनावों के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी यूपी पहुंच जाएगी, और वैसे भी राजस्थान से बड़ा लगाव है यूपी के लोगों को।
बहुत सारे लोग राजस्थान के रहने वाले यूपी में हैं, जो चुनाव लड़ाते हैं और देखते हैं चुनाव। अखिलेश जी, आपने कहा कि आप राजस्थान में पीडीए का पौधा रोपने आए हैं। राजस्थान की सियासत की संरचना इस तरीके की जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर ये सब चलते हैं। क्या अब आप पीडीए का नारा या आपका नारा बदला हुआ? ये मुझे बोलना है। जो पीड़ित होता है, जो दुखी होता है, जो अपमानित होता है, वो सब पीड़ित है। और जो समुदाय के आप नाम ले रहे हो, वो सब पीड़ित है। उसमें बड़े वर्ग में बड़े साथी लोग मिलेंगे, वो होंगे पीडीए के साथी। नौकरी का अभाव, रोजगार का अभाव, महंगाई से पीड़ित होंगे, अन्याय हो रहा होगा कहीं ना कहीं। हमारे तमाम आदिवासी भाई बहन होंगे, तो वो सब शामिल है। जो पीड़ित है वो दुखी है, जो अपमानित है वो पीडीए में शामिल है। पिछड़े, दलित, मुसलमान तो हैं ही शामिल, आदिवासी हैं ही शामिल, अल्पसंख्यक भाई हैं ही शामिल, आदि आबादी तो है ही शामिल। इसके साथ साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग भी इसमें शामिल हैं। ये दो लड़कों की जोड़ी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी क्या? मैं कई गठबंधन कर चुका हूँ, कई गठबंधनों का हम लोगों पर अनुभव है। भविष्य में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है वही चलेगा। भविष्य में उनको जिस तरीके से सस्ती बिजली मिलती थी बुनकरों को, वही बिजली उसी तरह की उपलब्ध कराई जाएगी। सर, एक मूवी आई है धुरंधर, आपने शायद देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। उसमें ये कहा गया है, दिखाया गया है कि कई हजार करोड़ के फर्जी नोट यूपी चुनाव से पहले यूपी में पंप इन करने का प्लान बन रहा था, जिसको नेस्तनाबूद करने के लिए नोटबंदी लाई गई। आप किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, फिल्म बनाने वाले कितना अच्छा काम करते हैं। एक लाइन इतनी छोटी लिखते हैं जो देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते आप, कि इसमें सभी कहानी पात्र काल्पनिक है, और उसके बाद हम और आप सच मान लेते हैं। आप और हम लोग क्यों सच मान रहे हैं जब वो काल्पनिक है? तब आपको लगता है वो प्रोपेगेंडा मूवी है? क्या आपको लगता है श्रेय देने की कोशिश की गई है क्या केंद्र की सरकार? भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी और अंडरग्राउंड लोग यही काम समय समय पर करते हैं। ये तो फिल्म की बात है। धुरंधर के पोस्टर लग गए थे, तो जब धुरंधर के पोस्टर लगे तो एक नया कलाकार मिल गया, धुआंधर मिल गए हमें, धुआंधर। उसके बाद से पोस्टर लगना बंद हो गया। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो जानते हैं सच्चाई क्या है, इसलिए समुदाय ने हराने जा रहा है, पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इसलिए समय समय पर फिल्म आएंगी, आपके ओटीटी पर कई सीरीज आएंगी। अभी कुछ फिल्मों का नाम बदला है, और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज से प्यार करके न जाने कौन कौन सी फिल्म या सीरीज बना रही उनके नाम पर, उस पर भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। और देखना आप भविष्य में, कालीन भाई के बाद कोडीन भाई, और कोडीन भाई के बाद किडनी भाई, और बहुत जल्दी आप देखेंगे गांजा गंज पर ओटीटी पे कोई बड़ी सीरीज आने वाली है। क्योंकि यूपी में जब से बीजेपी आई है, हर दिन गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी किसी शहर में। यूपी के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये गांजा पकड़ा जा रहा था, जा कहाँ रहा था, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और आज भी अगर आप गूगल करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गांजा पकड़ा गया, तो कम से कम 2 शहरों में या 3 शहरों में आपको देखेगा कि गांजा पकड़ा गया। इसमें बहुत जल्दी गांजागंज पे भी ओटीटी बनने जा रही है एक सीरीज। गोरखपुर उनमें से एक है? गोरख धंधा ये उसी तरफ कहीं होता है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। आपने सर कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए, अब सवाल तो समर्थन का है। जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुझसे मिले थे और इंडिया गठबंधन की बातचीत हुई थी, उनके व्यवहार और बातचीत से ये लग रहा था कि भविष्य में हम इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
और उस समय एक आवाज़ भी उठ रही थी, एक संदेश भी जा रहा था। लेकिन बीजेपी की साजिश देखिए आप, और षड्यंत्र देखिए आप उनके, कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बना करके रिटायर करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे। ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। जो समाजवादी सरकार में डेवलपमेंट हुआ था, मुझे खुशी इस बात की कि जो विजन एक्सप्रेस वे का समाजवादियों ने दिया था कि एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कैसे बनाए जाते हैं, उसको अपनाया NHAI ने। जिस समय एक्सप्रेस वे के मानक नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया था, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कि इमरजेंसी के समय पर सड़क पर भी हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। न केवल वो, बल्कि पुलिस को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था, और डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए लैपटॉप बांटे थे, और कई इंस्टीट्यूशंस खड़ी की। हमें उम्मीद है कि उस तरीके से फिर उत्तर प्रदेश में काम कर करके उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करें। सर जब इलेक्शन कमीशन किसको देखिए, वो हालांकि काशी को क्यूटो बनाना था उन्हें। अब हम लोग क्यूटो केवल यूट्यूब पे देख पाएंगे, क्योंकि इतने वर्षों के बाद तो क्यूटो बना नहीं। प्रधानमंत्री चाहते थे क्यूटो बने वो वाराणसी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम ही नहीं किया क्यूटो बनाने का। न केवल वो, बल्कि मेट्रो बननी थी वहाँ पर, मेट्रो का भी काम उन्होंने रोक दिया। और मणिकर्णिका घाट जो हमारी विरासत, जो हमारी पौराणिक परंपराओं का एक जीता जागता एग्जाम्पल था, कि जहाँ राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर उनकी प्रतिमा थी, उनके हाथ में भगवान और तमाम भगवान की वहाँ पर मूर्तियाँ थीं, उनको डिमोलिश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसलिए डिमोलिश किया कि वो इतिहास मिटाना चाहते हैं और अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। जब शोर हुआ और उसकी आवाज़ उठी तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए कितने होशियार हैं, कहा उन्होंने कि AI जनरेटेड वीडियो है ये। सोचिए, जो रियल का घटना जो हुई, जिसको बुलडोजर ने तोड़ दिया, उसको AI जनरेटेड वीडियो बता रहे थे। ये विरासत को और इतिहास को मिटा करके अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार इनका जवाब देगी। धरोहर पर था, लेकिन राजस्थान की बात करें तो जयपुर यूनेस्को की धरोहर सिटी के अंदर शामिल है, हेरिटेज सिटी है। कुछ दिनों पहले यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर आया यूनेस्को से कि ये दर्जा छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। क्या कमी रह गई, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, धरोहर बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि मैं तो, मेरी जानकारी में नहीं है कि यूनेस्को ने किन चीज़ों को लेकर के आपत्ति दर्ज की होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात अगर है तो उसको कैसे बचाएगी, वो सरकार फैसला लेगी। अच्छा, आप 2 दिनों से जयपुर में हैं, कांग्रेस पार्टी बेचैन है। कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि राजस्थान में हम सक्षम हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं, उनके आने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। सर जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पार्टी की तरह काम कर रही है, अधिकारी बीजेपी की तरह काम कर रहे हैं, और हमने कुछ गड़बड़ियां देखी लोकसभा इलेक्शन में काउंटिंग में। सर आप 27 में इसको कैसे आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, या क्या? मैं इसको आखिरी सवाल मान के फिर 24 में हम लोगों ने मुकाबला किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार गई। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, यूपी की जनता ने उसको रोका, संविधान बचाया। न केवल संविधान बचाया बल्कि लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भविष्य में भी उसी तरीके से, उसी रणनीति से हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, और ऐतिहासिक जीत 2027 में समाजवादियों की और PDA समुदाय की होने जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं
कि इस बात को कहते हुए कि हारमोनियस पास्ट ही हारमोनियस हमारा फ्यूचर बनाने का काम करेगा, और जो विरासत में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोग अपनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।